हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024 की। कल हमने गाइस अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस विद एमसीक्यू सारा कवर कर लिया है। ऐसे ही आज हम पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर करेंगे विद एमसीक्यूज़। तो हम जुड़ते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला हमारा जो आईआर का टॉपिक है उसमें हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने जाने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या, वाई वी आर डिस्कसिंग इंडिया श्रीलंका स्पेसिफिकली, बिकॉज श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में आए थे, फॉरेन टूर किया था। जैसे ही उन्होंने ऑफिस लिया वैसे ही वो इंडिया का फॉरेन टूर पर आए हुए थे। तो कुछ ना उन जब देखो इतना बड़ा कोई डिग्नेटरी आ रहा होता है किसी कंट्री का, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे डिस्कशंस होते हैं, तो कुछ निकल कर आता है। और देखो श्रीलंका हमारी एक नेबरिंग कंट्री का पार्ट है और आइलैंड नेबरिंग कंट्री है, तो फिर उसी हिसाब से हमारे कुछ डिस्कशन चले, वो डिस्कशन पर हम बात करने जाने वाले हैं। तो की अनाउंसमेंट हुई, जब कुछ मीट होता है इतना बड़ा तो उसकी कुछ अनाउंसमेंट होती हैं। अनाउंसमेंट नंबर पहले ये हुई कि ना कॉन्टिन्यूएशन किया गया। बोला गया कि भाई सबसे पहले तो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट पे ही बात कर ली जाए, है ना, क्योंकि बहुत ध्यान है हमारा। देखो एफटीए ना हम दोनों कंट्रीज़ का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2000 से ही चल रहा है, इम्प्लीमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हमने वहीं पर डिस्कशन शुरू हुए। फिर बोला गया कि जी ऐसा है कि ये भी पॉसिबिलिटी हमें जॉइंटली निकालनी पड़ेगी। जो कानके संतुरई पोर्ट जो है ना श्रीलंका में, उसको ग्रेट असिस्टेंस देगा, भारतीय सरकार देगी। भारत की सरकार इनको इसके लिए देगी ताकि ना रिहेबिलिटेट किया जाए इस पर्टिकुलर पोर्ट को। देखो दिस पोर्ट बेसिकली। और ना इंडिया फंडिंग भी देगा श्रीलंका के यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी पर। इंडिया यहाँ पर भी फंडिंग दे रहा है। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ जिसमें बोला गया कि ना हम ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को भी अमेंड करेंगे ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो भी टैक्स ट्रीटी के अब्यूज़ होते हैं उससे बचा जा सके। इसके अलावा और भी कुछ अनाउंसमेंट आई, जैसे बोला गया कि जो ट्रेन कॉम्बले एक रीजनल एनर्जी और इंडस्ट्रियल हब की तरह काम करेगा। बायलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे काम करने को बोला गया। कहा गया जो 14.9 मिलियन भारतीय हैं उनको असिस्टेंस मिलेगी यूएस डॉलर्स में। तो श्रीलंका के रेलवेज़ पे भी पैसा भारत का लगाया जा रहा है, श्रीलंका के रेलवेज़ पर भी। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें 100 जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट हैं उनको कैसे मदद की जाए। इवन आपको पता है जो भी ना वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस बात पे भी साइन हुआ है कि वहाँ के ना 1500 श्रीलंकन सिविल सर्विस ऑफिसर्स को भी ट्रेन की करेगा। तो ये सारी जो है ना इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर आप समझो अनाउंसमेंट भारत ने की है जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए। अच्छा, इससे जुड़े हुए ना कुछ पोर्ट्स का और भी पता होना चाहिए आपको। पोर्ट ऑफ पॉइंट पिड्रो कहाँ है, कोलंबो का पोर्ट कहाँ है, पोर्ट ऑफ ट्रिनकोमली कहाँ है, गैले पोर्ट कहाँ है, हम्बन टोटा का पोर्ट कहाँ है। ये सारे पोर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डायरेक्शंस ध्यान में रखना आप कहाँ कहाँ ये पोर्ट्स हैं। अब हम समझते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत और श्रीलंका का जो रिलेशन है, इनका जो आपसी संबंध है, जो बायलेटरल रिलेशंस है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, दोनों नेशंस के लिए बल्कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो दोनों ना के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही इंटरनेशनल फोरम में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिया का सपोर्ट रहता है कि श्रीलंका को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, ठीक है। और इसके अलावा श्रीलंका अपना एक्सपेंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है कि इंडिया को नॉन परमानेंट सीट यूएनएससी में 2028-29 की दी जाए। शेयर्ड मैरीटाइम इंटरेस्ट हमारे इंडियन ओशन रीजन्स में है। हम दोनों ही बहुत कमिटेड हैं कि हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है वो सिक्योर, ओपन, फ्री रहे। नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल थ्रेट मतलब मिलिट्री थ्रेट, नॉन ट्रेडिशनल मतलब कोई भी बीमारी या कुछ ऐसा जो कि मिलिट्री से अलग ऐसा कोई थ्रेट है, कुछ अपेडमिक है या कुछ ऐसा है, कोई डिज़ास्टर है, उससे कैसे निपटा जा सके, उसके थ्रेट से बचने के लिए हम दोनों ही ये चाहते हैं। हम दोनों का ही ध्यान एनर्जी कोऑपरेशन की तरफ ही रहता है। हमारा पूरा पूरा प्लान रहता है इंटीग्रेट कनेक्टिविटी की तरफ जाना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सप्लाई को ध्यान में रखना। फिर रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर भी हमारा ध्यान रखता है। हम दोनों ही बिम्स्टेक और आईओआरए का पार्ट भी हैं। आप सोचो दोनों ही इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों हम इसका पार्ट भी हैं, तो हमारा तो रिलेशंस अच्छे होने ही चाहिए। मिलिट्री कोलैबोरेशन में अगर आप देखो तो जॉइंट एक्सरसाइज हम नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स करते हैं इंडिया और श्रीलंका की, मित्र शक्ति करते हैं आर्मी के साथ, हर साल करते हैं। और मिलन तो हमारा होता ही है, इंडियन नेवी जो हमारा करती है। यानी आप सोचो दोनों नेशंस के हिसाब से दोनों का इतना इम्पोर्टेंट संबंध है कि वो अच्छा होना ज़रूरी है।
अगर हम ना श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से देखें कि क्यों रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ी बात है, इंडिया जो है यानी कि जो भारत सरकार है, वो इंडिया जो है वो अपना डेट रिस्ट्रक्चरिंग में बहुत मदद कर रहा है श्रीलंका की, यानी कि फिनेंशियल एड दे रहा है। कह रहा कैसे, कह रहा आप समझो 4 बिलियन US डॉलर्स प्रोवाइड करता है इंडिया। 2022-23 में इन्होंने हेल्प करी है, इंडिया ने बहुत मदद करी है इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने में। चाइना तो फंसा के चला गया था इनको अच्छी तरह से, हम ही थे जो हम गए और इनको संभाल के कर रहे हैं। फिर को चेयर ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी, यानी जो OCC है वो 2023 में 17 कंट्रीज ने बनाया, जिसको को चेयर कौन कर रहा है, इंडिया, जापान, बेसिकली फ्रांस है, ताकि श्रीलंकन डेट ट्रीटमेंट्स का हम डिस्कस कर पाएँ। अब जो पेरिस क्लब क्रेडिटर्स हैं उसमें ऑफिशियल या आपके बायलेटरल क्रेडिटर्स वगैरह भी हैं। फिर IMF की बेल आउट वाला मामला भी है, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेल आउट है, यानी इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो फाइनेंस एश्योरेंस दे रहा है IMF को। समझ रहे हो आप, यानी कि प्री रिक्विजिट होता है कि IMF का $2.9 बिलियन जो है वो बेल आउट पैकेज अप्रूव हुआ था 2023 में। तो भारत ऐसा पहला कंट्री है जो फिनेंसिस एश्योरेंस दे रहा है IMF को कि हम फिनेंस करेंगे। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट टू ग्रांट असिस्टेंस, यानी इंडिया ने, भारत ने 20.66 बिलियन US डॉलर्स को एक्सटेंड किया है ताकि पेमेंट सेटल हो पाएँ। जो भी आपका श्रीलंका की जो भी लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह उधार पे भी कुछ पैसे हम दे देते हैं इनको। कानके सिंधुरई जो पोर्ट है उसको रिहैबिलिटेट करने की बात भी हम भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक दृष्टि से इंडिया हमेशा श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, टॉप FDI कंट्रीब्यूटर हम रहे हैं, हम इनका बहुत बड़ा टूरिस्ट भी हम ही होते हैं, भारत ही होता है। तो देखो बहुत से एरियाज़ में ना भारत इनकी मदद करता है, और भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर भारत की हमेशा मदद रहती है श्रीलंका को। हम ही सबसे पहले रिस्पॉन्डर होते हैं जब भी इनको कोई ह्यूमैनिटेरियन या डिज़ास्टर रिलीफ की कोई असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। हम इन्हें सपोर्ट करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी। हमने इवन पता है क्या इंस्टॉलेशन भी किया था हमने मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर में। फिर कभी आपका समझो ये जो तिरुकेतेश्वरम टेम्पल है मन्नार का, या सेक्रेड कपिलवस्तु रिलिक्स हैं, इन सभी को कल्चरल सपोर्ट भी हम देते हैं ताकि ये रिस्टोर हो सकें। तो आप सोचो कितनी बड़ी मदद कर रहा है। अब इंडिया फिनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, समझ रहे हो, और इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन भी भारत देता है श्रीलंका को। करेंसी स्वैप की बात हो, ट्रेड क्रेडिट करना हो, फ्यूल फूड देना हो, फूड मेडिसिन मेडिकल इक्विपमेंट देने हो, तब भी भारत मदद करता है श्रीलंका की। इंडिया के सपोर्ट में देखोगे तो कभी हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना हो, या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो, या बायलेटरल टाइज को सपोर्ट करना हो, तो भी भारत सबसे आगे बढ़कर के काम करता है इसमें। अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। फॉर इंडिया वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हमारा श्रीलंका से आपसी संबंध अच्छा रहे, तो उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम दोनों ही देश, सिक्योरिटी इंडियन ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रीलंका इंडिया का क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर है। इसीलिए कोई भी टेरिटोरियल एक्शन लेना होगा तो हमारे रिलेशंस आपस में अच्छे होंगे, तभी तो इंडिया की सिक्योरिटी स्टेबल रहेगी। फिर अलाइनमेंट है इंडिया का। पहली बात, इंडिया हमेशा ही अपने नेबर्स को फर्स्ट पॉलिसी मानता ही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारे हमेशा ही रही है। फिर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स वाला विजन भी है। फिर इंडियन ओरिजिन तमिल्स की बात है। आप समझो हमारे 1.6 जो मिलियन इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं वो यहीं पे टी एन रबर प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। तो आप कोलंबो का बिजनेस सेक्टर है बेसिकली हमारा, हमारे लोगों को भी जॉब्स वॉब्स मिली हुई है, बिजनेस भी चल रहा है, तो कैसे हम कह दें। फिर चैलेंजेस तो है ही इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में। तो पहला जो चैलेंज है वो है चाइना की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाइना में, जो हमें सबसे ज़्यादा निराश करती है। सेवरल डेवलपमेंट की जो इम्प्लीकेशन है वो भारत पे आते ही आता है। देखो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो हम्बन टोटा पोर्ट हो, वो हमारे इंटरेस्ट को हमेशा ही धक्का पहुंचाता है। फिर चाइनीज़ वेसल जो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं फ्यूचर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। फिशरमैन डिस्प्यूट हमारा इनके साथ रहता ही रहता है। श्रीलंका हमेशा हमारे बॉटम जो ट्रॉलर होते हैं इंडियन फिशरमैन, उनको कोसता रहता है। फ्रिक्वेंट एंट्री जो श्रीलंकन वाटर्स में होती है, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, ओवर फिशिंग की वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। फिर कचातीवू जो आइलैंड है वहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट का चक्कर रहता है। सीडेड टू श्रीलंका 1974 में दे दिया गया था इनको, कंटेंशियस इशू बन गया था। इससे बहुत सारे फिशिंग राइट का क्लेम जो इंडियन फिशरमैन करते हैं उसकी वजह से लड़ाई होती रहती है। फिर ना इम्प्लीमेंट करना था 13th अमेंडमेंट को, वो डिले हो गया क्योंकि इंडिया लंका अकॉर्ड बनना था ताकि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए।
फिर सिंहाला जो नेशनलिस्ट है वो अपोज करते थे, इंडियन अपोजिशन। तमिल ग्रुप सीक ब्रॉडर पावर्स, इंडिया का पुश करता है इंडिया फॉर डिवोल्यूशन, लेकिन श्रीलंका का रिलेक्टेंस है कि लैंड पुलिस पार दिखाने की कोशिश करता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो देखो हैं तो कुछ इश्यूज भी, लेकिन उसको डील कैसे किया जाए, उसको डील करने के लिए कह रहा है कि ना आप ना सबसे पहले जो भारत आजकल ना 5S अप्रोचेस पे चल रहा है भारत। क्या है वो 5S अप्रोच? 5S जो अप्रोच है उसमें से है सम्मान, रिस्पेक्ट करना है, संवाद यानी डायलॉग, सहयोग कोऑपरेशन, शांति यानी पीस, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी। इन 5S पे चल के ही आप समझ लो अपने जब भी नेबर को देखो या कोई भी कंट्री को देखो ना, ये 5S के साथ ही आपको चलना है। क्या? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। ये 5S के साथ आपको चलना है, ठीक है। फिर इंडिया का देखो हाई, हम तो वैसे ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे चलते हैं, हम सागर पॉलिसी को भी आगे चलाना चाहते हैं, तो उससे हमें वही दोनों ही चीज़ें हमें चाइना से टैकल करना सिखाएंगी। फिर प्रपोज सोल्यूशन फिशिंग इशू पर के लिए भी है ना हमें काम करना पड़ेगा। फिशिंग जोन हम तैयार कर सकते हैं, हम अपने इंडियन फिशरमैन को अलाउ करें 5 नॉटिकल माइल्स तक की, जो भी हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही। रेगुलेटेड ट्रॉलिंग को रेगुलेट करो, लिमिट करो ट्रॉलिंग टू ट्वाइस अ वीक, फिशिंग आवर्स कम करवाओ, 3 नॉटिकल माइल डिस्टेंस जो श्रीलंकन कोस्ट का है उसको देखो, इन्फोर्स कराओ, स्ट्रिक्ट बैन कर दिया जाए, बॉटम ट्रॉलिंग करने ही नहीं देना है। कच्छा थी वो जो है उसको लीज पे, श्रीलंका को लीज द आइलैंड टू इंडिया, है ना, श्रीलंका भी कुछ कर सकता है, लीज पे दे दे ताकि ओनरशिप वगैरह मेंटेन की जा सके, इंडियन फिशरमैन भी नाराज ना हो। और जहाँ तक बात रही 13 अमेंडमेंट की, तो उसके लिए क्या करो, जो प्रेजेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसको अपॉर्चुनिटी माने और इसको करे, आगे लेकर आए, इसको इम्प्लीमेंट करवाए, तो जाके हमारे रिलेशन स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो मूव टू दी नेक्स्ट रिलेशनशिप पार्ट, जिसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं जी इसमें क्या है, कैसे है। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। न्यूज़ में ये इसलिए रहा, जो किंग थे एंड क्वीन है भूटान की, उन्होंने इंडिया में ऑफिशियली विजिट करा है अभी, ठीक है। तो जब कोई भी ऐसा ऑफिशियली विजिट होती है तो यानी कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। क्या डेवलपमेंट हुई? देखो, जब भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रीएश्योर किया भूटान के किंग को कि हम कॉन्टीन्यूसली आपका गेलीफू जो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है उसमें हम सपोर्ट करेंगे और प्रॉस्पेरिटी पे हम अब ध्यान देंगे। अच्छा, जो सिटी है उसमें ना 2500 किलोमीटर जीरो कार्बन कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है और इसमें कई सारे बिजनेस आएंगे, फिनेंस के, टूरिज्म के, ग्रीन एनर्जी के, या टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या लॉजिस्टिक्स हो गया, इन सभी पे, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, सब पे काम किया जाएगा इस पे गेलीफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट पे। अच्छा, इसमें क्या बोला गया कि पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा इंडिया भूटान बॉर्डर दरंगा आसाम के आसपास। इसी में ही आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी नियरली कंप्लीशन जो था वो भी आएगा, आपका पुनशंगु जो सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, वही बात देखो कि इंडिया और भूटान के आपसी संबंधों का अच्छा होना दोनों कंट्रीज़ को कैसे बेनिफिट करेगा। ऐसे करेगा कि हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप और अच्छा होगा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो हमने 1949 में साइन की थी और फिर उसको रीनेगोशिएट भी हमने 2007 में किया। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बहुत पुराने 1968 से चलते हुए आ रहे हैं, तो वो तो है ही हमारे काफ़ी, मतलब आप समझो हमारा बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है इंडिया और भूटान का, समझ रहे हो। फिर उसके साथ साथ हमने म्यूचुअली हाइड्रो पावर कॉपरेशन पे भी काम किया है। 2006 में हमने बायलेटरल अग्रीमेंट किए, 2009 में हमने प्रोटोकॉल गवर्नेंस वाला अग्रीमेंट किए। तो भूटान के लिए भी देखो, भूटान के लिए क्या, इंडिया प्रोवाइड भूटान एक्सेस टू इंडियन फाइनेंसिंग, एनर्जी मार्केट में डालता है वो, है ना, ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। इवन इंडिया एक्सेस ये भी देता है, बासुचू जो हाइड्रो पावर है या निकोचू हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें ट्रेडिंग वगैरह भी हो पाए। तो इंडिया के लिए कि क्लीन एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं हम भूटान से, तो लेकर आते हैं हम ताकि हम सस्टेनेबली जी पाएँ। तो सेल ऑफ हाइड्रो पावर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ भूटान की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर है। आप सोचो इनका भारत से रिलेशंस कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया और जो भूटान है ना, वो बुद्धिज़्म की वजह से भी बहुत कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं। हम पिलग्रिमेज प्रमोट करते हैं। जो कोलकाता की एशिटिक सोसाइटी है उसमें लोन स्टैचू है, 16वीं सेंचुरी मॉन्क एक होते थे नगावांग नमगेल करके, उनको फाउंडर माना जाता है मॉडर्न जो भूटान है हमारा। फिर ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात आई, हम दोनों कंट्रीज़ कोलैबोरेट करते हैं। ट्रांस बाउंड्री मानस जो हमारा कंजर्वेशन एरिया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे वो रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में हो, दोनों हम मिलके काम करते हैं। स्पेसिफिकली भूटान के लिए रिलेशनशिप इंडिया के साथ रखने से बहुत फ़ायदा है। सबसे पहली बात, इंडिया इनको फ्री ट्रेड देता है,
आप सोचो ना, हमारा ड्यूटी फ्री ट्रांजिट भूटानीज हमारे एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्रीज जाते हैं। पहला हमने 1972 में साइन किया था इंडिया और भूटान का अग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स के लिए। फिर हमारा ना देखो डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी है, यानी कि हम ना इंडिया जो है वो भूटान को 13 5 ईयर प्लान में, आप मानोगे, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम हमने भूटान को दिया है ताकि इनका इकोनॉमी अच्छी होती चली जाए। फिर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। डोकलाम का रीजन उठा था तो इंडिया ने भूटान के साथ परपिचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी और चाइना से इनको बचाता है। वहाँ पे रोड बना दिया था कि मोची 2017 में। इंडिया का मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है वो वहाँ जाके भूटानीज के फोर्सेस को ट्रेन भी करता है। उसको IMTRAT बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मानो तो BRO ने यहाँ पर मेजॉरिटी और रोड बनाया प्रोजेक्ट दंतक के नाम से। चाहे भूटानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की बात हो, चाहे भूटान को टोटल FDI 50% देने की बात हो, फाइनेंशियल सपोर्ट, डिजिटल रुपये देने की बात हो, हम सभी में भूटान की मदद कर रहे हैं। अब भारत के लिए क्यों ज़रूरी है भूटान से रिलेशन रखना? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया का बहुत फेवर करता है और भूटान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चाइना और इंडिया के बीच में। हम इनको छोड़ नहीं सकते। चुम्बी वैली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहीं पे भूटान है। तो हम तो चाहते हैं बल्कि इनको और एरियाज़ में भी अपना दोस्त बनाना। चाहे वो स्पेस का कोऑपरेशन 2022 में बना लिया हमने। फिनटेक से रिलेटेड कुछ हो कि भी ना, अब यहाँ पे रुपए कार्ड वगैरह चलते हैं भूटान के अंदर, या लर्निंग या डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हो, वहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं इंडिया और भूटान के रिलेशंस में। तो सबसे बड़ा कंसर्न है इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन चाइना एंड भूटान। यानी भूटान का कोई डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो है नहीं चाइना में। 2023 पहला एवर विजिट था बाय भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना। इसीलिए हमें बड़ा क्रोध चढ़ता है इनके ऊपर। तुम भूटान की इकोनॉमी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, 25% ट्रेड तुम इनके साथ कर रहे हो चाइना के साथ। तो भूटानीज का इंक्लिनेशन है ना डिप्लोमेटिक रिलेशन से, वो हमें हमेशा ही कष्ट देता है। फिर चाइना का ना टेरिटोरियल असर्टिवनेस भी बड़ी बदतमीजी भी चाइना करता है ना। आप देखो ना, भूटान का 5 फिंगर पॉलिसी चाइना ना कंसिडर करता है भूटान एज पार्ट ऑफ इट्स 5 फिंगर पॉलिसी। तो तिब्बत को वो पाम समझता है, लद्दाख को, नेपाल, सिक्किम, भूटान सबको अपना ही समझ, अपनी फिंगर समझता है, समझो आप। फिर भूटान चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, 3 स्टेप जो रोड मैप है, उसको भी इंडिया को लगता ही है चाइना के साथ कि चाइना को जो है वो भूटान को प्रेशर करके डोकलाम प्लेट्यू वगैरह ना हथियार ले, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक एरिया उसको ना हथियार ले, तो लगता ही है हमें। तो उसके बाद जगह ही ऐसी, इसकी सिचुएटेड ही ऐसी जगह पर है, आप समझ लो। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, जो यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, उल्फा है, या जो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आपका बुदोस का है, यूज भाई भूटान एज अ हाइड आउट की तरह को काम करता है। फिर भूटान ने ना जो BBI मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है उसको भी स्टॉल कर दिया। इन्वायरमेंटल कंसर्न से उन्होंने कहा जी हम नहीं काम करेंगे इस पर। तो भूटान को नेविगेट करने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ, और इंडिया को अपना एंगेजमेंट इनकी रीजनल सिक्योरिटी इकोनॉमी पे हमेशा ही रखना पड़ेगा। प्रॉस्पर यहाँ भी करना पड़ेगा। हमारा फोकस यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना ही चाहिए। असिस्टेंस दो, बिल्कुल दो। एजुकेशन कोलैबोरेशंस को और बढ़ाओ, डीप रूटेड कल्चरल टाइज को और बढ़ा दो, ताकि ये हमें छोड़ ना पाए। समझ रहे हो आप? ऐसे चलाना पड़ेगा हमें भूटान के साथ अपना रिश्ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने, जिसका नाम है इंडिया और कुवैत रिलेशनशिप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुवैत गए, अभी आपको पता होगा, पहली ट्रिप थी बाय एन इंडियन PM इन 43 ईयर्स। आप समझ लो, इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो अगर हम अवार्ड कन्फर्मेंट की बात करें तो इंडियन PM को यहाँ पर कुवैत का हाईएस्ट ऑनर दिया गया, जिसका नाम होता है उस अवार्ड का द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबी कबीर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और कुवैत रिलेशंस। इवन आपको जान के खुशी होगी कुवैत ने ऐसे भी ज्वाइन करा हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी। एशियन कोऑपरेशन डायलॉग्स में भी बड़ा हमारा रीजनल कनेक्टिविटी भी करता है, रीजनल कोऑपरेशन भी करता है ये। 2022 में हम प्लेटफॉर्म्स में भी इनके साथ कई जगह पर आए। GCC पे भी हमारा इनके साथ रहता है। GACC प्रेसिडेंट अब कुवैत के ही हैं, प्लस स्ट्रॉन्गर इंडिया GCC टाइज होंगे। तो हम समझ रहे हो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाला पार्ट भी। फिर हमने ना कुछ इनके डिफेंस के साथ पैक्ट के साथ साइन भी किए हमने, चाहे वो सप्लाई हो डिफेंस के इक्विपमेंट की, चाहे पर्सनल को एक्सचेंज करना हो, जॉइंट एक्सरसाइज करनी हो, हमने इस पर भी बात की। हमने अपने पुराने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर्ट एंड कल्चर को भी दिया। इंडिया ने बहुत प्रेस किया कुवैत को कि आपने 4th दुशैनबे प्रोसेस को
होस्ट किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में आपने बात करी है। तो जो इंडिया और कुवैत का रिलेशनशिप है ना, 1990 से याद करो आप, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको याद है एयरलिफ्ट मूवी भी आपने देखी होगी, याद करो, अक्षय कुमार की मूवी है। तो 1990 का जो 1990 का जो कुवैत का एयरलिफ्ट था ना, इंडिया ने एयरलिफ्ट किया था 1,70,000 इंडियंस को बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर कुवैत, जब इराक का इन्वेजन हो गया था। और वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए, हमारी वहाँ पर काफ़ी तारीफ हुई हुई। डिप्लोमेटिक कनेक्ट की बात करोगे तो भारत ही ऐसा पहला कंट्री था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुवैत के रखे। जैसे इन्होंने ब्रिटिश के ये आज़ाद हुए ना 1961 में, भारत ही ऐसा पहला देश था। अगर आप इंडियन कम्युनिटी की इंगेजमेंट देखोगे तो 1 मिलियन इंडियंस कुवैत में है, समझो आप। 26 CBSE स्कूल हैं कुवैत में, यानी 60,000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कुवैत ऐसा छठा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, 4th लार्जेस्ट पेट्रोलियम गैस सप्लाई करता है भारत को। हिस्टोरिकल टाइज देखो तो हम भाई टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं। इंडियन रूपी लीगल टेंडर है कुवैत में, 1961 से ही लगा हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने ना न्योर भी साइन किया हुआ है 15 साल का, 2018 में एक्सपायर हुआ था वो। अब कन्वर्जेंस तो देखो है ही इंडिया कुवैत के रिलेशनशिप के। कुवैत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंडिया का उसमें पूरा पूरा इंटरेस्ट है भाई। म्यूचुअल कन्वर्जेंस है, हम सी लाइंस को सिक्योर करना चाहते हैं। हमारा रेड सी है, गल्फ ऑफ एडेन है, गल्फ ऑफ ओमान है, रिबन सी है, ये वर्ल्ड की बिजीएस्ट रूट है। और यहाँ पे जो कुवैत है ना, उसकी बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, और इसीलिए इंडिया इनसे चाहता है दोस्ती बनाए रखना, क्योंकि जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको चलते इंडिया का पूरा इंटरेस्ट है कुवैत में। इसीलिए तो गए प्राइम मिनिस्टर हमारे। फिर कुवैत का पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी भी होना, आप सोचो ना, कुवैत में ऑयल रिजर्व्स 6% ग्लोबल रिजर्व्स के अकॉर्डिंग है, मतलब ग्लोबली 6% ऑयल कुवैत में पड़ा हुआ है। गैसेस भी हैं, 94% स्टेट इनकम ऑयल रेवेन्यू हमारा कुवैत से ही बनेगा। कुवैत मीट से हमें एक बात और समझ में आ गई कि भारत की ये 3.5% एनर्जी नीड्स को भी फुलफिल करेगा, तो क्यों ना दोस्ती की जाए। फिर ये हमें ना कोलैबोरेशन वगैरह अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। फिर इंडिया की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है कुवैत की नज़रों में। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो लार्जेस्ट बास्केट मानती है, नॉर्वे और आपके चाइना यूएई के बाद भारत को ही। फिर इंडिया का इंटरेस्ट ना स्ट्रेटेजिक टाइज जीसीसी की वजह से भी है। प्रेसिडेंसी देखो कुवैत के हाथ में ही है, तो क्या पता उससे हमें काफ़ी फेवर मिल जाए। फिर इंडिया और कुवैत जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है, पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसीज़। फिर उसके बाद ना हम बियॉन्ड इनको ऑयल ट्रेड के अलावा हम इनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी देख रहे हैं गल्फ रीजन में। फिर देखो, यहाँ तो हमारे कन्वर्जेंस है, कहीं कहीं डाइवर्जेंस भी है, जहाँ हम और हमारे इनके रास्ते ही नहीं मिलते। कह रहा क्या इश्यूज़ हैं वो, कह रहे एक्सपेट्राइड वेलफेयर एंड लेबर इश्यूज़, एक्सपेट्रेटेड वेलफेयर वगैरह के इश्यूज़ है। कह रहा कैसे, कह रहा इंडिया की जो लार्जेस्ट एक्सपेट्रेट कम्युनिटी है कुवैत में, उसको लेबर राइट्स के प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, वायलेशन है, मिस ट्रीटमेंट है। कह रहा आपको एक बात बताऊँ, 2024 में मंगफ में आग लगी, जिससे 40 इंडियंस की मृत्यु हो गई पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से। फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इतनी नहीं है, ट्रेड का डेफिसिट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, यहाँ पर गल्फ वॉर वगैरह चलती रहती है, समझ रहे हो आप। यमन में, सीरिया के अंदर, इनमें ये भी प्रॉब्लम है। फिर इंडिया और गल्फ का जो कोऑपरेशन काउंसिल है यानी जीसीसी, पता कब आया, 1981 में जीसीसी आपका आया था। फिर यानी यहाँ पे 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई, सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं। इंडिया और जीसीसी का रिलेशंस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो 50% क्रूड ऑयल यहीं से आ रहा है, 70% नेचुरल गैस यहीं से आ रही है। कतर इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। बायलेटरल हमारा इंडिया और जीसीसी का 14% इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड यहीं से आ रहा है। लेकिन यहीं पे हमारे पास चैलेंजेस भी हैं इंडिया और जीसीसी रिलेशनशिप में। कह रहा क्या है, कह रहा जियो पोलिटिकल राइवलरीज हैं। सऊदी अरबिया और ईरान में ये बड़ी राइवलरी चलती रहती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज। फिर लेबर माइग्रेशन, सोशल इश्यूज़ भी कुछ हैं। कफाला सिस्टम के जो माइग्रेंट हैं वहाँ पर हमेशा इशू उठता रहता है, स्टेटस कंट्रोल में माइग्रेशन का इम्प्लीमेंट करने का। 2021 की रिपोर्ट में गार्जियन ने बताया कि 6,500 माइग्रेंट वर्कर जो भारत पाकिस्तान से आए थे बेचारे मारे गए कतर में। इज इट वन द फीफा वर्ल्ड कप होस्ट।
तो स्लो प्रोग्रेस है हमारे आपके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड ऑल में। फिर कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि ना रिसेंट जो विजिट है ऑफ इंडिया टू कुवैत एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है कि हमारा आगे रिलेशन अच्छा रहे, हमारे आगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अच्छी हो जाएं, हमारा प्रमोशन हो जाए एग्रीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी हमारी अच्छी हो जाए, उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ट्रेड वेपनाइजेशन के बारे में हम बात करने जाने वाले हैं। क्या है ट्रेड वेपनाइजेशन, देखते हैं। कह रहा है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई कंसर्न्स दिखाए। कह रहा है किस बात को लेके, कह रहा है जो ट्रेड का वेपन है ना, यानी जो हथियारों का वेपन है वो बढ़ गया है और एसोसिएटेड जॉब लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे। कह रहे क्या होता है ट्रेड वेपनाइजेशन। कह रहा है ट्रेड वेपनाइजेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि बहुत ज़्यादा टूल्स का ट्रेड हो रहा है ऑफ फॉरेन पॉलिसी रादर देन एज इकोनॉमिक गोल इन इटसेल्फ। कह रहा क्या मतलब, कह रहा मतलब कि स्ट्रैटेजिक यूज़ करने को बोला जा रहा है, ट्रेड पॉलिसीज़ को, टूल्स को, ट्रेड पार्टनर्स को इंड्यूस करा जा रहा है और प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है। कह रहा है यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो ना दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को देख के, असिमेट्री को देखने की वजह से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यानी ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, यानी एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जिसमें जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो अपना गेन एडवांटेज ले रही हैं, ट्रेड बढ़ाकर, टैरिफ बढ़ाकर, टैक्सेस बढ़ाकर। उसी को कहते हैं ट्रेड का वेपनाइजेशन हो जाना। ट्रेड को हथियार बना के, आप समझ रहे हो, ट्रेड को हथियार बना के जो लेस पावरफुल नेशंस हैं उन पर आप जियोपॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे हो, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। समझ रहे हो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एल्बर्ट ने यूजुअली वेलफेयर एनहेंसिंग की बात करी, इंटरनेशनल ट्रेड देखो क्या बना था, सिमेट्रिक इंटरडिपेंडेंस वेयर वन पार्टी में लूज मोर देन अदर, अगर इकोनॉमिक टाइज सस्पेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेड तब वेपनाइज हो जाता है जब ना कोई कंट्री सिक्योरिटी अलाइंसेस चेंज करने की कोशिश करे, जैसे कि ऑयल एम्बार्गो ने किया था 1973 में। अरब स्टेट ने इम्पोज किया था ऑयल एम्बार्गो ऑन द यूएस और उसकी एलीज पर, तो उससे 2.2 बिलियन मिलिट्री एड पैकेज फॉर इजराइल रखा गया था। कह रहा है ऐसे क्या तरीके होते हैं जिससे ट्रेड वेपनाइजेशन होता है। कह रहा है सबसे पहला तरीका होता है सेलेक्टिव इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाना। कह रहा देखो कैसे करता है रशिया, आपका यूएसए लगा देता है काटसा। काटसा का फुल फॉर्म क्या होता है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। जैसे मान लो उसकी कोई दुश्मन कंट्री, ऐसे मान लो इसी पे लगा रखा है, ईरान पे, रशिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, कि इनसे जो ट्रेड करेगा उसको टैक्स बढ़ जाएगा या हम उनके साथ हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। ये एक ट्रेड वेपनाइजेशन का तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक्सप्लॉइट करना इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को। कह रहा कैसे, कह रहा चाइना के पास लीड करता है, चाइना 20 क्रिटिकल मिनरल्स में, ठीक है, यानी 60% का ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना करता है और 85% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग करता है। अब ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है चाइना के लिए, ताकि वो रिस्ट्रिक्ट करे एक्सपोर्ट को, मैनिपुलेट कर दे प्राइसिंग वगैरह को, वन चाइना पॉलिसी खेल ले। कह रहा क्या ये मोनोपोली करने की जरूरत क्रिएट नहीं कर रहा है, ये कहाँ पर इक्वालिटी डालेगा ट्रेड में, बता दो। तो ट्रेड वेपनाइजेशन ये भी एक तरीका होता है। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि कस्टम क्लियरेंस ना होना, ऑब्स्टेकल बनाना, बायोसिक्योरिटी का इशू होना। ईयू ने, आप समझ रहे हो, स्ट्रिक्ट लेबलिंग करी है, इम्पोज करी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट पर, ताकि इंडियन फार्मर्स बेच ही ना पाएँ ईयू की मार्केट में सामान, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच ही ना पाएँ। तो ये कहाँ की क्वालिटी है, या आप डोमिनेट ही तो कर रहे हो मार्केट को। फिर करेंसी मैनिपुलेट कर देते हो। चाइना को बहुत बार बोला गया है करेंसी मैनिपुलेशन के लिए, अंडर वैल्यू करने के लिए चाइनीज एक्सपोर्ट आप इतना चीपर कर देते हो कि ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए। फिर फुलफिलिंग अपने नेशनल एजेंडा के लिए आफ्टर चाइनीज जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था लियू एक्जिबो, उसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 2010 में। चाइना रिड्यूस ट्रेड विद नॉर्वे के साथ उन्होंने ट्रेड ही रिव्यू कर दिया, कम कर दिया। तो ट्रेड ओनली बिगिन टू रिकवर आफ्टर द नॉर्वेगियंस किंग, जब उनको विजिट कराया ना नॉर्वे के किंग ने 2018 में, जब लियो की डेथ हुई है, उसके बाद जाके ट्रेड इनका नॉर्मलाइज हुआ है। कह रहे इन हरकतों से क्या पता चलता है कि जितनी भी ये आपकी प्रॉस्पर कंट्रीज़ हैं ये डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं जो भी वीक कंट्रीज़ हैं, अपनी इन हरकतों की वजह से। अब देखो ट्रेड वेपनाइजेशन का बड़ा ही गंदा असर पड़ता है। क्या पड़ता है, सबसे बड़ा असर पड़ेगा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आपको झेलने ही पड़ेंगे। सप्लाई चेन डिस्टर्प्ट होगी, ट्रेड कम होगा, मार्केट का एक्सेस लिमिट हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर ग्लोबल साउथ का होगा
उसको यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो कस्टमर होगा, कंज्यूमर होगा, उसको बहुत गंदा असर पड़ेगा। यानी कि जो कंट्रीज थोड़ी गरीब हैं उनको सबसे ज़्यादा असर देखना पड़ेगा। फिर जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंदे हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, यूएस जो इम्पोज कर देता है सैंक्शन रशिया पे, यूक्रेन पे, या रशिया फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हुए काउंटर सैंक्शंस लगा देता है, इससे क्या हो रहा है? आपने कोल्ड वॉर भाई फिर वैसा ही एटमॉस्फेयर बना दिया। कौन सा आपने कभी कुछ कम किया है? फिर मल्टीलेटरल आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीकेंड नहीं हो रहे हैं। क्यों आप इरोड कर रहे हो? ट्रस्ट ही नहीं रहेगा आपस में नेशंस का। अरे भाई WTO कहाँ गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पकड़ो। वो क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट कर रहा है? क्यों बनाया गया था WTO को? इसीलिए बनाया गया था ना कि तुम ट्रेड को रेगुलेट कर पाओ। तुम क्या कर रहे हो? तो ट्रेड वेपनाइजेशन यूज इवन इंडिया के अगेंस्ट भी किया गया है। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत तरह की हरकतें करती हैं, बट इंडिया टर्न इन टू थ्री चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। लेकिन भारत ने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। अटेनिंग फूड सिक्योरिटी, इंडिया ने फूड एड एग्रीमेंट दिया विद द यूएस, साइन किया हमने 954 में रिपब्लिक लॉ। यूएस स्टॉप द एड इन द लेट 1960s। इंडिया ने भी कहा ठीक है भाई, रख अपने घर में, हम अपना बना लेंगे खाना। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया। हमारे पास सी सुब्रमण्यम थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलवा दिया। हम इंडिया आज की डेट में नेट एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का। न्यूक्लियर एनर्जी में उन्होंने हमारे साथ खेल खेला। हमने कहा जाओ यहाँ से। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, 1998 में, और उसके बाद हमारे पास यूरेनियम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 3 डे ऐसा कुछ डेवलप कर लिया। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया हमने थोरियम की मदद से। तो यानी कि अब हमें ये समझना है कि हम इस काउंटर ट्रेड वेपनाइजेशन को कैसे ख़त्म करें। तो कह रहा है उसका सबसे बड़ा तरीका है, आप क्या करो, सप्लाई चेन रिजिलियंस कर दो। यानी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाओ। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, जितनी तीनों कंट्रीज़ हैं मिल जाएं और एक सप्लाई चेन पॉलिसी अपनी बनाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, अपनी पूरी प्रैक्टिसेस के साथ सप्लाई चेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। इंडिया का जो इवन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो आपका फ्रेमवर्क है प्रॉस्पेरिटी, उसको आगे से आगे बढ़ाओ। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ जाओ। फिर काउंटर करने के लिए डोमिनेंस को, लाइक China+1 बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट प्रिवेंट्स इन्वेस्टिंग इन चाइना ओनली, आप फ्रेंड शोरिंग करो, इन्हेंस करो ट्रेड बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एलीज वाली जो कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं, वो आपस में मिलकर ट्रेड करना शुरू करते हैं। फिर देखते हैं क्या कर लेंगे ये। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करना है। यानी सबसे ज़्यादा देखो, हम मेक इन इंडिया लेके जो बैठे हुए हैं ना, इसको आगे बढ़ाना है हमें। अब आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट कब आया था? इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, लिखो आप कमेंट सेक्शन में। फिर हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है। आपको लोकल फॉर वोकल होना है, अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके लिए आप सभी को अवेयर करो, ठीक है। स्ट्रेंथन करो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को। WTO कहाँ है भाई? क्या करने के लिए बनाया तुम्हें? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ वेपनाइजेशन जो हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में कोऑपरेशन बना रहे, इकोनॉमिक रिजिलियंस बनी रहे, ट्रेड प्रैक्टिसेस फेयर तरीके से हों। तो ज़रूरी है हम इस प्रैक्टिसेस पे चलें और एक स्टेबल प्रॉस्परस फ्यूचर तैयार करें, ठीक है। अब हमारा आता है न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो पहला है UK ज्वाइंस CPTPP। CPTPP का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। UK ऐसा पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन किया है, यानी CPTPP को। प्रीवियसली 2023 में CPP पार्टीज एंड यूएस ने साइन किया था एक्सेशन प्रोटोकॉल। अब बाद में टू इनेबल द UK ताकि CPTPP को ज्वाइन कर सके। ये आपके 12 इसमें मेंबर नेशंस हैं और 15% ग्लोबल GDP का ये अकाउंट करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अभी जो ग्रुपिंग्स होती हैं, देखो इसके फ़ायदे हैं। रिसेंटली आप सोचो, नीति आयोग के जो CEO हैं उन्होंने एडवोकेट किया है कि भारत को भी ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स यानी कि RCEP CPTPP को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे 3 बेनिफिट है। 2 बेनिफिट इसमें लिखे हुए हैं। पहला बेनिफिट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इंडिया को नई मार्केट मिलेगी। China+1 स्ट्रैटेजी अपना सकता है इंडिया। दूसरा, हमारे जो टैरिफ्स इससे रिड्यूस होंगे, हम मार्केट्स में एशिया पैसिफिक रीजन में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, MSME सेक्टर को इससे 40% बढ़ेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो क्यों नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, नेपाल और चाइना ने BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को साइन किया है गाइज। फ्रेमवर्क साइन किया गया है। नेपाल देखो चला गया इनके पीछे पीछे। दोनों कंट्रीज़ बड़े कमिटेड हैं, बड़ी कस्में वादे खाए इन्होंने। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क करेंगे हम, रोड, रेलवे, पावर ग्रिड्स को आगे से आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका तो पहले ही जुड़े हुए BRI, तो इन्होंने भी दिखा दिया। नेपाल भी चला गया इनके पीछे पीछे। अब BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, 2013 में आया था।
ताकि चाइना अफ्रीका से कनेक्ट हो पाए, एशिया से कनेक्ट हो पाए, यूरोप से कनेक्ट हो पाए। रीजनल इंटीग्रेशन के नाम पे खेल रहा है। और मैरीटाइम सिल्क प्रोडक्शन, सी रूट तो है ही। इंडिया का कंसर्न लेकिन बढ़ गया है। भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी थ्रेट है। नेपाल हमसे सबसे ज़्यादा लॉन्ग लैंड बॉर्डर 1700 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे शेयर करता है, बफर जोन है दोनों कंट्रीज़ का। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हमें कष्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि चाइना का फंड बढ़ेगा तो हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे खतरा मंडराएगा और रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही। तो फिर समझो ना आप, ये चाइना की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, घेरो चारों तरफ से और डेट ट्रिप पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी में फंसा। और श्रीलंका पहले ही फंस के देखा ही आपने, बर्बाद हुआ। अल्टीमेटली ग्रांट हम ही कर रहे हैं, अब ये भी तैयारी में अपने। तो इम्पैक्टिंग ट्रेड रिलेशंस हमारे ख़राब होंगे इनसे, जबकि इंडिया करेंटली लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, बट हमारे लिए बुरी खबर है। नेक्स्ट आते हैं पेवा डायलॉग पर, जो नेपाल और चाइना के बीच में हुआ। पेवा बेसिकली एक लेक है, फेमस लेक है पोखरा वैली नेपाल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम डेडिकेट किया जा रहा है साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट इंडिया केमिकल काउंसिल ने OPCW यानी हेग अवार्ड को जीता है, ये ध्यान रखना आप। तो अगर आ जाए कि 2024 का OPCW हेग अवार्ड किसने जीता है, तो आप किसका नाम बताओगे? इंडियन केमिकल काउंसिल का। तो क्या करते हैं ये लोग? ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ताकि प्रोहिबिट हो पाए केमिकल वेपन्स वगैरह एंड ऑल, है ना, ताकि आप केमिकल सेफ्टी पे काम कर पाएँ। उसके साथ साथ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अवार्ड ने केमिकल इंडस्ट्री बॉडी को भी रिकॉग्नाइज़ करा है और कंट्रीब्यूट करता है ये आपका नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन को। तो ये सारी चीज़ों में लेकर आया है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन केमिकल काउंसिल 1938 में आई थी, ताकि इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। केमिकल वेपन कन्वेंशन है जो कि 1997 में आई थी, ताकि किसी भी तरह से मास डिस्ट्रक्शन वगैरह ना हो, उसका ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट इंडिया, जो आपका UN है उसने डिसएंगेजमेंट, जो आपका ऑब्जर्वर फोर्स आपने सुना है, रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ, UN सेक्रेटरी जनरल ने ट्राइब्यूट दिया है ब्रिगेडियर अमिताभ झा को, जो कि ना सर्व करते हैं थे यूनाइटेड नेशंस इसमें गोल्डन हाइट्स पर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कैंप फ्लोर में। और यहाँ पर डिसएंगेजमेंट आपको पता ही है, उन्होंने कई सारे इजराइल सीरिया की डिसएंगेजमेंट कराई थी 1974 में। सीज़ फायर वगैरह कराने में बड़ा इनका योगदान होता है। तो मैंडेट की थी कि भाई रिन्यू किया जाए एवरी 6 मंथ बाई UNSC। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में। उसके बाद आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू क्रॉस रोड्स ऑफ पीस इनिशिएटिव। अब ना देखो जी, ट्राईलेटरल कंसल्टेशन है, यानी इंडिया, ईरान और आर्मेनिया का, IIA का कनेक्टिंग करना है क्या? क्रॉस रोड्स ऑफ पीस, यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कर रहे हैं हम। आर्मेनिया के 3 नेबरिंग कंट्रीज है ना, आर्मेनिया का नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया। क्यों करना चाहते हैं ये? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। क्या बढ़ाना है? रोड, रेलवे, पाइपलाइन, केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि गुड्स, एनर्जी, लोग आपस में आराम से कनेक्ट हो पाएँ, फ्लो इनका चलता चला जाए। इससे हम कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, पर्शियन ऑफ गल्फ, ब्लैक सी वगैरह से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसीलिए क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव नाम रखा गया। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कर्ज स्ट्रेट पे है। तो जी कर्ज स्ट्रेट जो है, रिसेंटली रशियन टैंकर ने स्प्लिट किया था इन स्टॉर्म स्पिलिंग ऑयल इन कर्ज स्ट्रेट वाटरवे। तो ये एक नैरो आपकी इस वाटरवे है, जो 2 पीसीज ऑफ लैंड को, आपको पता ना स्ट्रेट क्या होती है, जो 2 वाटर बॉडीज़ को, एक नैरो सा वाटर बॉडी है, उसके साथ 2 पीस ऑफ लैंड है, जो 2 लार्ज बॉडीज़ को कनेक्ट करते पानी के साथ, तो वो आपको स्ट्रेट कहते हैं। तो लोकेशन कर्ज की कहाँ पर है? ये आपका क्रिमियन पेनिनसुला देख रहे हो, और ये ब्लैक सी और सी अजॉफ को कनेक्ट करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पूछो क्यों? क्योंकि यहीं से एक्सपोर्ट होता है रशिया के ग्रेन्स, और आपको पता है क्रीमिया वैसे भी फूड पाइप है रशिया के लिए, तो एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, फ्यूल ऑयल, LNG वगैरह। तो कर्ज स्ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट्स इमीडिएटली मूव टू योर MCQs पार्ट। जो बच्चों के पास टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आंसर्स मैं अभी नहीं बताती हूँ MCQ के, वो आपको तब पता चलते हैं जब आप टेलीग्राम लिंक पे, क्योंकि वहीं पे PDF शेयर की जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एलिफेंट पास, इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन सागर से रिलेटेड, वो सॉल्व करना है आपने। फिर इकोनॉमिक बेडरॉक, इंडिया भूटान रिलेशनशिप है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड देन दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड अगेन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस वगैरह, पॉज करके वीडियो को, एंड देन आप देखिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं,
और अपने मार्क्स बताने हैं, साथ साथ चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।